Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history, theme 9, chapter the Industrial Revolution. Dear student, if you have seen my previous video, as per your demand that कि सर पास टू मॉडर्नाइजेशन का इंट्रोडक्शन बता दीजिए, तो हमने पिछली क्लास में आपको पथ टू मॉडर्नाइजेशन के बारे में इंट्रो दिया। किस तरीके से चीन और जापान का विकास हुआ, किस तरीके से चाइना और जापान डेवलप कंट्री के रूप में बने। चाइना आज भी डेवलपिंग है जबकि जापान डेवलप्ड हो चुका है। क्या क्या रीजंस थे, हर छोटी चीज़ों को हमने बात की। कल्चर पे बात की, उनकी लैंग्वेज की बात की, उन्होंने किस तरीके से अपने को स्थापित किया, इन चीज़ों पे हम लोगों ने बात की थी कल की क्लास में। आई होप वो क्लास आपके लिए फ्रूटफुल होगी। पथ टू मॉडर्नाइजेशन चैप्टर में स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स थे उनको हमने कल एक्सप्लेन किया और हमने एविडेंस जिसके आधार पे हम उस हिस्ट्री को समझते हैं उसके बारे में हमने बात की। आज हम लोग बात करेंगे, थोड़ा बैक आ गए चैप्टर 9 पे, थीम 9 पे, सेक्शन 3 का है, सेक्शन 4 का ये थीम 9। यहाँ पे आप पढ़ेंगे द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ओके क्लास क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन My dear student, as you know that this is very important chapter. We had studied and I have discussed this chapter in the previous video. As you know that this is your revision class, so that's why again I am going to explain this paragraph, this chapter, this theme. Dear student, if you have read your book, the chapter, the Industrial Revolution, a topic, then you will find the meaning of revolution, industrial revolution. Why historians believe that this era is called Industrial Revolution era? Why they felt that during that time in Britain, a large amount of invention, large amount of production that was happened, that was produced. Dear student, first you have to think that why we call the industrial revolution. First we have to know about that the era, in which era industrial revolutions happened in Britain. 1780 to 1850.
1780 to 1850, that is called first. That is called first industrial revolution. ये पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहलाता है. आफ्टर 1850, after 1850, second industrial revolution that was introduced. But it is very strange matter that in the first industrial revolution, Britain, first industrial revolution क्या हुआ? Britain became more productive country. Britain took initiative in all sectors. The huge amount of the production that was produced by the British industrialists with the help of new invention of machines. So कि ब्रिटेन जो पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में इतना विकास किया, वहीं दूसरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में ब्रिटेन की जगह अदर यूरोपियन कंट्री प्लस अमेरिका, अदर यूरोपियन कंट्री में फ्रांस, जर्मनी जैसे देश ने ले लिया, और अमेरिका जैसे देशों ने सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में अपना प्रभाव स्थापित कर दिया. अधिक से अधिक मात्रा में प्रोडक्शन, अधिक से अधिक मात्रा में इन्वेंशंस और धीरे धीरे प्रभुत्व मार्केट पर स्थापित करने का प्रयास इन दोनों देशों ने किया. तो दो चीजें, पहला कि ये कब से कब तक चला, और दूसरा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की मीनिंग्स क्या थी, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टर्म, द टर्म the term industrial revolution used by first by whom, तो कहता है कि ये सबसे पहले जो यूज किया गया सर, ये किया गया था जॉर्जियस मिचलेट्स के द्वारा या जॉर्जियस मिस्ले के द्वारा. ये फ्रांसीसी थे. जॉर्ज मिचलेट, जॉर्ज मिचलेट फ्रांसीसी, और दूसरा अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो जर्मन में इसका यूज किया सबसे पहले वो थे फ्रेडरिक एंजल्स.
फ्रेडरिक एंजल्स, ये वही थे जर्मनी के। अब यहां पे फ्रांसीसी, फ्रेडरिक एंजल्स जर्मन, दो विद्वानों ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टर्म को क्या किया, एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। इन्होंने इस शब्द का प्रयोग ऐसे किया, सपोज कि एक बड़ा चेंजेज आया कब, 19th सेंचुरी में, और फिर इसी को द टर्म इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को प्रॉपर मात्रा में एक्सप्लेन करने का काम किया। नाम था उनका अर्नाल्ड टैनवी। अर्नाल्ड टैनवी ने इस पे बहुत सारा काम किया। अर्नाल्ड टैनवी ने अपने, जो एक इकोनॉमिस्ट थे, जो एक फिलोसोफर थे, अर्नाल्ड टैनवी, जो ब्रिटिश, अंग्रेजी में इन्होंने इस पर काम किया। अर्नाल्ड टैनवी ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक बुक लिखी। इन्होंने इस बुक में, अपने बुक की सहायता से क्या लिखा, उनकी बुक थी लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन in England। इस बुक में लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, इस बुक में अर्नाल्ड टैनवी ने अपनी, जो उनकी मृत्यु के बाद जो क्या हुआ, कहते हैं कि जब अर्नाल्ड टैनवी ने तमाम सारे लेक्चर्स दिए, डोजन्स लेक्चर दिए इस टर्म इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को प्रूव करने के लिए। उन्होंने बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से इस टर्म का प्रयोग किया। समझिए कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थी, औद्योगिक क्रांति जो थी, इस शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वान फ्रांस के जॉर्ज विचलेट और जर्मनी के फ्रेडरिक एंजल्स ने सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टर्म का प्रयोग किया इस विकास को दिखाने के लिए, जो कब हुआ था, 1780 to 1850 के बीच हुआ। माय डियर स्टूडेंट, अंग्रेजी में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लिश में सबसे पहले इसका प्रयोग किया अर्नाल्ड टैनवी ने। और अर्नाल्ड टैनवी ने तमाम सारे अपने जो लेक्चर्स थे उसमें इस बात को प्रूव करने का प्रयास किया कि 1780 to 1850 के बीच एक बड़ा बदलाव ब्रिटिश शासन के बीच दिखाई देता है, और ये जो बदलाव हो रहा है, ये बदलाव इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को एक्सप्लेन करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है माय डियर स्टूडेंट। अर्नाल्ड टैनवी द्वारा उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टर्म का प्रयोग, जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 to 1820 के बीच हुए। 1760 to 1820 ईयर्स और बैक जाते हैं। अर्नाल्ड टैनवी ये एक्सप्लेन कब से करते हैं, 1760 to 1820, मतलब कितनी ईयर्स का एज लिखते हैं, 60 ईयर्स। ब्रिटेन में जो 60 साल का बदलाव हुआ उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया।
उन्होंने बहुत सारे व्याख्यान दिए। उन्होंने इसके बारे में, उसमें ब्रिटेन में जॉर्ज थर्ड का शासनकाल था, इसके बारे में टैनबी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बातों पे अपने लेक्चर्स दिए। उनके लेक्चर्स उनकी असामयिक मृत्यु के बाद 1884 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर एड्रेसेस, नोट्स एंड अदर फ्रेगमेंट्स। 1884 टाइम था जब अर्नाल्ड की मृत्यु हुई। अर्नाल्ड टैनबी 1884 में इनकी डेथ हुई। असामयिक मृत्यु हुई अर्नाल्ड टैनबी की, और तब इनकी बुक लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर एड्रेसेस, नोट्स एंड अदर फ्रेगमेंट्स के नाम से पुस्तक बनी। तो ये जो विचार थे, ये जो सोच थी, द टर्म इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज एक्सप्लेन बाय द स्कॉलर, द फर्स्ट वाज George Michelet from France, Frederick Engels from Germany, and Arnold Toynbee, he was from Britain, who explained, who used the term industrial revolution for the development of industries, factories, production, and the inventions which was done by the local peoples. जो वहाँ के लोग थे, उन लोगों ने इसके बारे में बातें कहीं, उनको बताते हुए कहते हैं, I hope you are getting what I am telling you, my dear student. ये तो टर्म की बात हमने की, हमने आपसे कहा कि किस तरीके से विकास हुआ। कहता है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमी इन ब्रिटेन बिटवीन द 1780s and 1850 is called the first industrial revolution. This had far-reaching effect in Britain. Later, similar changes occurred in Europe countries, and later smaller change it occurred in European countries and the USA. These were to have a major impact on the society and the economy of those countries and also on the rest of the world. कहने का सेंस सिर्फ इतना ही है कि ब्रिटेन में 1780 के डिकेड्स और 1850 के बीच के दशक में जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया, उसे फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन में दूरगामी प्रभाव लिए हुए था। बाद में यूरोप के देशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों ने उन देश के तथा उन देशों की आंतरिक अर्थव्यवस्था का रूप काफी बदल दिया। इनका प्रभाव उनके क्षेत्रों पर पड़ा। इन देशों ने न केवल उनकी अर्थव्यवस्था को बदला, बल्कि वहां पे जो बदलाव हो रहे थे, जो आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे, उनको चेंज किया, एक नया उभार आया। इसीलिए मैंने कहा तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन, बट द सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इट वाज इन द बेटर फॉर्म in the other country of Europe and America, comparison than Britain. ब्रिटेन में औद्योगिक विकास का ये चरण नई मशीनों और तकनीकियों की गहराई से जुड़ा हुआ है। मैं जो मशीन्स आए, उनने पूरी व्यवस्था को बदला। इन मशीनों तथा तकनीकी बदलाव ने पहले आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री को चेंज किया। देन आफ्टर आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री
के बदलाव के बाद प्रोडक्शन बढ़े और फिर प्रोडक्शन ने मार्केट को इफेक्ट किया, फिर ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ। ब्रिटेन के उद्योगों में शक्ति का एक प्रमुख स्रोत लोहा या आयरन इंडस्ट्री में हुए परिवर्तन भी थे। ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए उसमें स्टीम इंजन ने भी महत्वपूर्ण रोल निभाया। उसका प्रयोग जहाजों और रेलगाड़ियों के द्वारा परिवहन में गति प्रदान करने के लिए किया गया। जिन आविष्कर्ता, आई मीन टू से दैट की इन्वेंटर्स, जो आविष्कारक थे वो साइंटिस्ट नहीं थे, दे वर बिलोंग टू कॉमन फैमिली। ये व्यापारियों ने परिवर्तन लाने में योगदान दिया। उनमें से बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप से न तो धनवान थे और न ही बुनियादी विज्ञान जैसे भौतिक, रसायन अथवा केमिस्ट्री जैसे विषयों से जुड़े हुए थे। कुछ वैज्ञानिकों की पृष्ठभूमि में नजर डालने से पता चलेगा कि उनका पूरा का पूरा बैकग्राउंड ही एकदम लोकल था, रूलर्स था। आगे चलकर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कुछ लोग तो समृद्ध हो गए, पर उनके प्रारंभिक दौर को लाखों लोगों के काम करने की स्थिति को प्रभावित किया। What I am saying, my dear students, suppose the machines that was introduced in the British economy, in the industrial sector, machine they started to work, so that's why huge amount of the people, huge amount of the workers, they become unemployed. वो अनएम्प्लॉय हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट से ग्रसित हो गए और उसका प्रभाव उन लोगों पे पड़ा। Dear student, we will read also the meaning of the agriculture revolution which happened in Britain. What is the meaning of agriculture revolution? क्या था agriculture revolutions? इनके बारे में हम we will study, हम लोग देखेंगे। My dear student, यहाँ पे दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण थी। अब ये तो एक बदलाव हुआ, एक सिनेरियो चेंज हुआ जिसके बारे में हम लोगों ने बातें की। अगर इनको देखें तो हम एक एक करके अगर बात करें तो जिन चीज़ों को मैंने कहा कि अगर आप एक एक बातों को देखिए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बदलाव के कारणों को देखिए और क्यों ये वर्ड वहाँ आया, इन चीज़ों पे विचार करिए, तो कहता है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रीज and the economy in Britain between the 1780 and 1850 is called the first industrial revolution. This had far-reaching effect in Britain. Later, similar change occurred in European countries and in the US. Those were to have a major impact on the society and the economy of those countries and also on the rest of the world. This phase of industrial development in Britain is strongly associated with new machinery and technologies. This made it possible to produce goods on a massive scale compared to handicraft and the handloom industry. The chapter outlines the change in the cotton and iron industry. The steam, a new source of power, began to be used at the wide scale in the British industries. Its use led to faster form of transportation by ship and railway. Many of the investors and the businessmen who brought about this change were often neither personally wealthy nor educated in the basic science like physics or chemistry, as well as will be seen from glance into the background of some of them. Industrialization led to greater prosperity for same, but in the initial stage, it was linked with the poor living and the working conditions of millions of people, including women and children. This sparked off the protest which forced the government to
enacted law for regulating condition of work। यहां पे उन्हीं बातों को मैंने एक्सप्लेन किया जो ये कह रहे थे कि किस तरीके से जिन लोगों ने बदलाव लाया, जिन लोगों ने नए इन्वेंशन किए, जिन लोगों ने प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण रोल निभाया, वो ना धनी व्यक्ति थे, ना ही वैज्ञानिक बैकग्राउंड से थे, ना ही वो साइंटिस्ट थे। वो कॉमन सोसाइटी से आते थे जो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप मशीनों का निर्माण कर रहे थे। साथ ही साथ लोहे, आयरन, कोल, कोयला और कैनाल्स के डेवलपमेंट से यूरोप में, स्पेशली ब्रिटेन में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस को गति प्राप्त हुई। कैनालों मेनिया, रेलवे मेनिया, आयरन इंडस्ट्री की डेवलपमेंट, पफिंग डेविल्स स्टीम इंजन की खोज और फिर तमाम सारी छोटी छोटी मशीनों ने ब्रिटेन की स्थिति को बदल दिया। ब्रिटिश पूरी सत्ता को एक नई, पूरी की पूरी ब्रिटिश सिस्टम एक नए रूप में सामने आई। और ये सारा चीज, ये सारी घटनाएं ब्रिटेन को एक औद्योगिक देश के रूप में डेवलप कर रही थी। मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से द्वितीय औद्योगिक क्रांति में ब्रिटेन पीछे रह गया, ब्रिटेन पिछड़ गया और ब्रिटेन की जगह यूरोप के अन्य देश जैसे फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका ने इनका स्थान ले लिया। बड़ी मात्रा में लोगों ने वस्तुओं का प्रयोग किया, बड़ी मात्रा में लोगों ने अपनी चीजों को अच्छे फॉर्म में डेवलप करके मार्केट में उतारा और उन्होंने ब्रिटेन को कंपटीशन, एक अच्छी प्रतिस्पर्धा दी। हम लोगों ने बात की कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस पे, टर्म ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस पे हमने कहा कि जॉर्ज मिचलेट्स, अर्नाल्ड टैनबी, ये फ्रांस और जर्मनी के ही थे। बदलाव वहां भी हो रहा था, हुआ भी। और फिर बाद में जो अर्नाल्ड टैनबी, जो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने इंग्लिश में तमाम सारे काम किया, लेकिन असामयिक इनकी मृत्यु हो गई, तो इनके जितने लेक्चर्स थे एक बुक के रूप में, एक बुक फार्म के रूप में आई। और वो बुक थी लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर ड्रेसेस, नोट्स एंड अदर फ्रेगमेंट्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और फिर अर्नाल्ड टैनबी के बाद टी.एस. एस्टन, पाल मंटू और एरिक हॉब्सन मोटे तौर पे टैनबी के विचारों से सहमत थे। 1780 to 1820 के दौरान कॉटन इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, रोड, कैनाल्स और फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स की जो आर्थिक प्रगति हुई वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का ही परिणाम था। एस्टन ने तो इस औद्योगिक क्रांति का उत्सव मनाया जब इंग्लैंड छोटी छोटी मशीनों और कल पुर्जों की बाढ़ से मानो आप्लावित हो गया, मानो पूरा का पूरा इंग्लैंड मशीनरीज एरा में प्रवेश कर गया। ऑब्वियसली जब मशीन आएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो उसका परिणाम ब्रिटिश इकोनॉमी में पड़ेगा। ब्रिटिश इकोनॉमी से ऑब्वियसली प्रभावित होगी। लेकिन ब्रिटेन में ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्यों आया?
और फिर टाउन्स एंड ट्रेड और फिनांस किस तरीके से बदले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण, ट्रांसपोर्टेशन का क्या योगदान था, आयरन एंड कोल इंडस्ट्री किस तरीके से प्रभावित की, इन सारी चीजों पे स्टेप बाय स्टेप हम बातें करेंगे। पहले एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड कर देता हूं, एक बार फिर हम करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, हमने कहा इंट्रोडक्शन, उसमें हमने बात की 1780 टू 1850 का दशक, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था जो ब्रिटेन में आया। ब्रिटेन में ही इस शब्द का द टर्म इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूज्ड बाय जॉर्ज मिचलेट, ही वाज बिलोंग्स टू फ्रांस। फ्रेडरिक एंजल्स ये जर्मनी के थे, और अर्नल्ड टैनबी जो ब्रिटेन के थे, उन्होंने लेक्चर्स ऑन इंट्रोडक्शन, लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस इन इंग्लैंड, जो 1884 में पब्लिश हुई थी, वो में टर्म इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का यूज किया। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि आफ्टर 1850 व्हाट हैपेंड व्हेन द सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन that was introduced, that was started, the other European countries like France and Germany, they lead. America also involved in the second industrial revolution, and he produced a huge amount of production. उसने बड़े पैमाने पे अपना उत्पादन बढ़ाया और उन्हें ब्रिटेन को कम्पीट किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक कॉमन सेंस, कॉमन जानकारी प्राप्त कर ली। कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि वाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दैट वाज कम इन ब्रिटेन, क्यों आया था, एंड हाउ कैन इट चेंज द टाउन्स, ट्रेड एंड फिनांस, कैसे इन्होंने इसको बदला। इन चीजों पे बात करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।